साथियों नमस्कार, मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हमारे स्पेशल गेस्ट नितिन जैन साहब अवेलेबल है, जिनको इंडस्ट्री का लगभग 1.5 डिकेड 16 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फंड मैनेजमेंट टीम के अंदर, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के अंदर लगभग 7 साल से वर्क कर रहे हैं। बाई क्वालिफिकेशन रैंक होल्डर चार्टेड है और सीएफए है, तो क्वालिफिकेशन भी मजबूत है और स्पेशल यूनिक फंड भी मैनेज करते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी एंड इनोवेशन। तो बातचीत स्टार्ट करते हैं, आपकी वेल्थ के अंदर कैसे सपोर्ट कर सकते हैं दोनों कैटेगरी। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं नितिन जैन साहब का। थैंक यू। जैन साहब, आपने लगभग 1.5 डिकेड से 16 साल से आप फंड मैनेजमेंट में डिफरेंट कैटेगरी में आपने वर्क किया है, रिसर्च में वर्क किया है, आपका रिच एक्सपीरियंस है। बुक्स में काफ़ी जगह आपने और हमने पढ़ा है कि लास्ट 40-45 साल में इंडियन इकोनॉमी ने फिनोमिनल ग्रोथ की है जब से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है। और अभी मार्केट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है, ग्लोबल इश्यूज है, ट्रेड वॉर है, युद्ध चल रहा है, यूएसए के अंदर डिस्ट्रप्शंस है, ईरान के अंदर है, पहले रशिया यूक्रेन था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए अभी आज की डेट में जो मार्केट के अंदर करेक्शन दिखाई दे रहा है 85,000 से आज की डेट में मार्केट 75,000 है, 71,000 तक ये नीचे करेक्ट होकर आया है। तो इट इज़ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ थ्रेट। क्या ये रिसेशन की तरफ एक कदम है? क्या ये पैसा बना के देगा, या ये पार्ट एंड पार्शियल ऑफ इकोनॉमी है? ऐसा होता रहता है, हर बार कारण अलग होता है, क्योंकि हिस्ट्री हमें बताती है कि 1979 से अभी तक काफ़ी सारे इवेंट हुए हैं, लाइक हर्षद मेहता, केतन पारीक, 2008 वाला इवेंट, 2020 वाला, 2012 के अंदर टेपरिंग, अभी युद्ध वाला स्थिति। तो ये काफ़ी सारे इवेंट हिस्टोरिकली 40-50 साल में हुए हैं। उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने एवरेज डबल डिजिट रिटर्न दिए है, 15-16% का, इंक्लूडिंग डिविडेंड पार्ट काउंट करें तो सेंसेक्स ने रिटर्न दिया है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इंडियन इकोनॉमी को लेके, और राइट नाउ इट इज अपॉर्चुनिटी और थ्रेट? सो हम जो आपने लॉन्ग टर्म हिस्ट्री की बात की है कि 40 साल 30 साल, उसका यदि हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें जब भी इस तरह की परिस्थितियाँ आती है, जो भी इंडिया में हो रहा है कि काफ़ी सारी हेडविंड्स हम फेस कर रहे हैं, यूएस ईरान वॉर, उसके कारण ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए हैं, एब्सोल्युटली राइट, हमारी करेंसी काफ़ी डिप्रिशिएट हो गई है, बॉन्ड यील्ड्स हमारी जो है ऊपर जा रही हैं, इन्फ्लेशन का रिस्क है, अभी एल नीनो का रिस्क बोल रहे हैं कि ये साल शायद बारिश कम हो, ऑलरेडी डिलेड तो है ही, लेट तो हो गया है मानसून, शायद कम भी होगा बारिश। तो शॉर्ट टर्म में हमें दिख रहा है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में दिखाई दे रही हैं। बट हमने हिस्टोरिकली देखा है, लास्ट 40 साल 30 साल 50 साल का डेटा देखेंगे कि ऐसे ही सिचुएशंस में हमें पैसा बनाने का मौका मिलता है, सही वैल्यूएशंस हमें ऐसी ही सिचुएशंस में मिलते हैं जब शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शंस होते हैं इकोनॉमी में। तो हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे हैं पास्ट में इसके। तो मे बी अगला 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर हमारी कंपनीज़ के लिए, जो हम लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके लिए मे बी काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है, बिकॉज ये जो क्रूड प्राइस बढ़ा है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं, उनका असली जो असर होगा वो हमें कमिंग क्वार्टर्स में दिखाई देगा। तो ये जून क्वार्टर जो भी आने वाला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर हमें उसका दिखाई देगा। इन्फ्लेशन, हाई कमोडिटी प्राइसेस, डिमांड, जो आपका एक्सपोर्ट डिमांड डिस्ट्रप्शंस हुए थे, लॉजिस्टिक्स। तो मे बी काफ़ी नियर टर्म यदि देखें आप तो जी हाँ, हमारे काफ़ी सारी हम डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। बट यदि पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ तो उसके हिसाब से इसी फेज़ में जो हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सही अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यदि किसी को इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से अगले 3 महीने 6 महीने ये सबसे अच्छा पीरियड होगा कि जो मार्केट में यदि वीकनेस होता है, हमें जो शॉक्स दिखाई देते हैं कि इस कंपनी में ये इम्पैक्ट आया, मे बी इन्फ्लेशन का या लॉजिस्टिक्स का, और यदि उसका स्टॉक प्राइस गिरता है या आपका म्यूचुअल फंड्स में आपको दिखता है कि एनएवी नीचे आ रहा है उसके कारण, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यदि मैं लॉन्गर टर्म पिक्चर देखूँ, ये तो मैं बात कर रहा हूँ अगले 3 महीने 6 महीने की, ये सब हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। एब्सोल्युटली राइट। बट यदि मैं लॉन्ग टर्म देखूँ कि अगले 3 साल 5 साल 10 साल इंडियन इकोनॉमी में मुझे क्या अच्छा दिख रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही है। सबसे पहली बात जो है हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी है। कंजम्पशन इतना बड़ा हमारा कंज्यूमर बेस है जो एक्चुअली हर साल ग्रो कर रहा है। हमारा जो बेसिकली वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली हमारा बढ़ रहा है, लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन जो एक थीम है ओवरऑल, वहाँ पे कंटिन्यूस हमें 6 महीने 9 महीने यदि मैं छोड़ दूँ, उसके बाद यदि लंबा सोचूँ 2 साल 5 साल 10 साल का, तो मुझे लग रहा है कि इंटरनली हमारी इकोनॉमी में काफ़ी एक्सटर्नल डिपेंडेंस हमारा काफ़ी कम है, तो इंटरनली भी हम काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ रही है। हमने अक्रॉस काफ़ी सारे सेक्टर्स देखे जहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स दिए हैं कंटिन्यूस, मीन्स लास्ट 10 साल 15 साल में आप देखेंगे तो वो सारी काफ़ी बेसिकली लॉन्ग टर्म में फेवरेबल है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग में हम काफ़ी पीछे थे, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स दिए कि मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में लाया जाए, तो वो एक मुझे पॉजिटिव लग रहा है।
हमारा फॉरेक्स रिजर्व वैसा भी आप देखें कि इंडिया, लेट्स से ये सिचुएशन जो भी चल रहा है वॉर, ये 6 महीने चलता है, 1 महीने में सेटल नहीं होता, 3 महीने नहीं होता है, 6 महीने तक चलता है। तो भी हमारी सिचुएशन, जो हमारा गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट है, गवर्नमेंट का डेट है, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स है, इंडिया काफ़ी बेटर पोजीशन में है। आप पहले की क्राइसिस जो भी आप देखेंगे उन सब के कंपैरिजन में हम काफ़ी बेटर पोजीशन में हैं। तो मैं सब तरह से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट 5 साल 10 साल का यदि मैं सोचता हूँ, 3 साल 5 साल 10 साल, तो हमारी इकोनॉमी एक काफ़ी अच्छे इस परिस्थिति में है अभी, ये नियर टर्म डिसरप्शन से डील करने के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ करने के लिए। मुझे लगता है कि अगले 5 साल 10 साल हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी वर्ल्ड में, जो कि अभी भी है। मतलब आज का भी यदि डेटा देखता हूँ मैं, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बस ये प्रॉब्लम ये है कि अभी हम शॉर्ट नियर टर्म में अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल में, तो हमारे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स अभी डाउनग्रेड हो रहे हैं। मतलब एक 3 महीने पहले एक्चुअली अपग्रेड साइकिल स्टार्ट हुआ था 6 महीने पहले, बट बिकॉज ऑफ दिस वॉर, हायर क्रूड प्राइस, अभी डाउनग्रेड साइकिल में हम आ गए। तो मे बी शॉर्ट टर्म थोड़ा पेन हो सकता है, यदि मैं लॉन्ग टर्म पिक्चर देखूँ तो मुझे लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी अभी भी काफ़ी अच्छे शेप में है। और यदि उस बीच में यदि कोई मौका मिलता है कि स्टॉक मार्केट नीचे आता है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, रादर देन उस टाइम पे मैं मार्केट से एग्जिट करके, एक्चुअली वो सही डिसीजन नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट। जैन साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया नितिन जी। बट जितने भी जैन जी है, जितने भी बिग इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग द कोविड आए, उन्होंने तो उनकी लाइफ में केवल तेजी ही देखी है, उन्होंने तो कभी पैसा गिरते हुए देखा ही नहीं। जिन्होंने कोविड क्राइसिस में पैसा लगाया है, उनको तो 2x, 3x, 4x, 5x पैसा मिला है। तो लास्ट भी 18-20 महीने से दे आर वेरी मच वरीड, दे आर डिसअपॉइंटेड कि पहले इतना पैसा मिला, अब नहीं मिल रहा है। दे आर उनके मोबाइल, अभी टेक्नोलॉजी ने ऐसा इनोवेशन कर दिया है कि दे कैन विड्रॉल मनी इन 1 OTP, दे कैन पुट मनी इन 1 OTP। तो ये बहुत बड़ा विडम्बना वाला विषय है कि अभी पैसा डालने का समय है। अभी जो पैसा डालेगा उसको अच्छा बनेगा। हिस्टोरिकल डाटा अपने पास ये रिकॉर्ड है, और मैं खुद इस इंडस्ट्री में 2006 से हूँ, तो 20 साल का मेरा खुद का पर्सनल ट्रैक रिकॉर्ड है कि हाँ, जब पेनफुल होता है, जब पैसा निवेश करते हैं तो अच्छा पैसा बनता है, और लॉन्गर टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। शॉर्टर ड्यूरेशन में इट मे बी 1 ईयर पेनफुल और हो सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी काफ़ी बार 5-5 साल तक SIP के रिटर्न्स अच्छे नहीं आए। लेकिन जिसने भी 7 साल 10 साल के लिए डाला, उनका एकदम पीसफुल, वंडरफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेट रिटर्न बनता है। तो ये जैन जी भी जो पैनिक है, और जैन जी के अंदर उनके पेरेंट्स भी उनके साथ साथ पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं दिखता हूँ, मैं ज़्यादा समझता हूँ। पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहा है यार, क्योंकि ये इसको अपन ने IIT कराई है, अपने इसको MBA कराया है, इसको बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पास आउट है, बट ही इज पैनिक, क्योंकि उसको पर्सनल फाइनेंस का इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। वो उसके फील्ड में एक्सपर्ट है, एवरीबॉडी इज एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। लेट्स से आप फंड मैनेजर, तो आप गुड स्टॉक पिकिंग, आपका अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे आप इनोवेशन और स्मॉल कैप देखते हो तो उसमें आपका एक्सपर्टाइज है। अगेन स्मॉल कैप और इनोवेशन में भी आपके पास डिफरेंट रिसर्च एनालिसिस्ट है, उसको भी अलग अलग सेक्टर के लिए आप उसको रिसर्च करने के लिए देते हो, उसमें से आप पिक करते हो, मतलब कि आप उसको बहुत अच्छे से रिफाइन करके करते हो। बट आज में जो अभी इंडिया में हो रहा ना, रिडम्पशन प्रेशर है, लोग बाग लॉस में पैसा निकल रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या अभी रियली निकल जाना चाहिए, या ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, अब इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल नीचे चली जाएगी? क्योंकि एक लेमन जो होता है ना, वो ऐसा ही सोचता है, मार्केट ऊपर जाता तो कहता है 85 की बजाय 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। जब ये 72 पे आया तो ये 50,000 पे आ जाएगा। ये सिनारियो 2008 में मैंने देखा था, 21,000 पे मार्केट में बात करते थे 50,000 हो जाएगा, 8,000 पे बात करते थे मार्केट खत्म हो जाएगा, अब कुछ बचने वाला ही नहीं है, इक्विटी से निकाल दो। बट एक्चुअली वो गुड टाइम था फॉर इंडियन इकोनॉमी, इज अ स्वीट स्पॉट्स इनटू द एंटायर वर्ल्ड, कि यहाँ पे सबसे अच्छा रिटर्न बन सकता है, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेट गोइंग है, शॉर्टर ड्यूरेशन पेन सभी कंट्री में, नॉट ओनली इंडिया, कि जो क्रूड का जो इशू हुआ है, या जो ईरान और USA के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है कि शॉर्टर ड्यूरेशन में नहीं तो इन मिड टर्म्स 1 ईयर इट विल बी सेटल डाउन। बट ऐसा नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, इट इज़ ए ओवर टाइम इट विल सेटल डाउन। या ऐसा हो जाएगा कि जो क्रूड वाला है उस पर आने वाले समय में कोई सब्स्टिट्यूट आ जाए, उसका एग्रीमेंट हो जाएगी, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी युद्ध चलता रहेगा। रशिया और यूक्रेन आज भी लड़ रहे हैं, बट दूसरी कोई कंट्री मेजर इम्पैक्टेड नहीं है, बट उनका युद्ध कंटिन्यू है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या सोचना है कि आने वाले 3, 6, 12 महीने में, 1 साल में जो पैसा लगाएगा, क्या उसका सुप्रीम पैसा बनेगा, अगर उसका टेन्योर 7 to 10 ईयर्स है? क्योंकि सेबी और इनकम टैक्स लॉन्ग टर्म डेफिनेशन 1 साल मानते हैं, 12 महीने बाद लॉन्ग टर्म में आ जाता है। बट बीइंग ए डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, बीइंग ए वर्किंग इनटू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, बीइंग ए डीलिंग विद द रिटेल इन्वेस्टर क्वेरीज ऑन डे इन और आउट,
वी आर सेइंग कि मिनिमम 7 years प्लस का पॉइंट ऑफ व्यू है तो ही वो लॉन्गर टर्म की डेफिनेशन में आएगा। और आपने इसको 10 year कर दिया तो इट इज वंडरफुल। आप कह सकते हो कि सोने पे सुहागा होगा। अगर आपने 10 years के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला तो एवरग्रीन पैसा बनने की संभावना है, क्योंकि बाकी सभी पॉइंट लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म में इट इज अ पेनफुल, इट इज अपॉर्चुनिटी टू बाई मोर एंड मोर यूनिट। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम ए फंड पर्सपेक्टिव, from a fund management team, and as a you can say कि from the UTI AMC, what is the thinking right now? So सबसे पहले तो जो आपने बात कही कि मतलब काफ़ी अच्छी बात कही आपने कि 7 साल 10 साल उसको आप लॉन्ग टर्म समझते हैं, बिकॉज मार्केट में साइकिल्स होती हैं। Absolutely. So, जो हमने कोविड के बाद देखा मार्केट में एकदम से शार्प अप मूव आया था 2 साल, उसके बाद हमने देखा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब एक्चुअली लार्ज कैप में तो करेक्शन आया, स्मॉल कैप फिर भी अभी रिकवर किया है लास्ट कुछ महीनों में। तो वो एक साइकिल होती है कि वैल्यूएशंस, आपके अर्निंग्स अपग्रेड्स आते हैं, उसके कारण वैल्यूएशन भी चल जाते हैं, बट आपके अर्निंग्स अपग्रेड्स कंटिन्यूस नहीं आ सकते। मतलब एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे वो वैल्यूएशंस इतने महंगे हो जाते हैं कि फिर वापस उसमें एवरेजिंग होता है। तो एवरेजिंग प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो मार्केट विल गो अप एंड डाउन, बट आपको ये देखना है कि जो अप गया था उसके बाद नीचे आया, फिर जो नेक्स्ट अप जा रहा है वो उसके पिछले अप के ऊपर जा रहा है। तो मार्केट शुड बी इन अ अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी इकोनॉमी किस रेट से ग्रो कर सकती है अगले लेट्स से 5 साल 10 साल 7 साल, जो भी हम टाइम होराइजन देख रहे हैं। तो यदि इंडिया की बात करें हम, तो मतलब हमें लगता है कि इंडिया 10 से 12% नॉमिनल रेट पे जीडीपी हमारा ग्रो कर सकता है। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब हुआ कि आपका रियल जीडीपी जो होता है आपका 7% का ग्रोथ वहाँ पे, और इन्फ्लेशन 4 या 5%। Absolutely. ये 12% जो ग्रोथ है 10 से 12%, ये आपको ग्लोबली किसी और इकोनॉमी में नहीं मिलेगा। तो जो टिपिकल लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस होता है कि लॉन्ग टर्म में कितना ग्रो, मार्केट कितना ग्रो कर सकता है, आपको आपके फंड से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप नॉमिनल जीडीपी कितने से ग्रो कर सकते हैं। मे बी आपका फंड शायद उससे थोड़ा फास्ट, हाँ थोड़ा फास्ट ग्रो कर ले। सो 10 से 12% तो आपको दिख ही रहा है कि ये नॉमिनल जीडीपी इतना ग्रो कर सकता है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट से भी आपका यदि कुछ आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना जो एक्सपेक्टेशन होता है, आप लास्ट 3 साल का रिटर्न मत देखिए, लास्ट 2 साल का रिटर्न मत देखिए, आप ये देखिए कि नॉमिनल जीडीपी इंडिया का कितना ग्रो कर सकता है। उसके अराउंड में भी 100-200 बेसिस पॉइंट्स आप ऐड करके मार्केट से उतना ही एक्सपेक्ट कीजिए। जो हमने कोविड के बाद देखा वो एक अप साइकिल था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड था। वैसे पीरियड्स वंस इन अ वाइल आते हैं। मतलब आपकी जैसे मेरी लाइफ में शायद 3-4 बार ऐसे आएंगे। नया इन्वेस्टर आया, उसने एक बार ही देखा है वैसा, मे भी शायद अगली बार 10 साल बाद आए वैसा पीरियड। तो 7 से 10 साल के बीच में मुझे लगता है इंडिया काफ़ी वेल पोजिशन है। एक और चीज़ जो इंडियन मार्केट की जो खासियत है वो ये कि हमारे यहाँ काफ़ी डिवर्सिफाइड मार्केट है। तो आपको हर डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जैसे आप कोरिया, वहाँ सबके मार्केट देखेंगे, काफ़ी अच्छा लास्ट 1-2 साल, लास्ट 1 साल में काफ़ी अच्छा, 2 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। बट अंडरलाइन देखेंगे आपकी कौन ये परफॉर्मेंस कौन ड्राइव कर रहा है, तो आपको दिखेंगे 3 या 4 स्टॉक्स है, उन्हीं से सारा परफॉर्मेंस आ रहा है। ताइवान में भी सेम हो रहा है। इवन यूएस में आप ले लीजिए, जो मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स जो बोलते हैं, काफ़ी सारा जो एआई थीम है वहाँ पे, बेसिकली मार्केट कैप क्रिएशन जो हुआ है काफ़ी सारा वो एआई थीम के कारण, एक ही थीम के कारण पूरा मार्केट कैप क्रिएशन हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी आप देखेंगे, इंडियन मार्केट देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी डिवर्सिफाइड है। आपको हर सेक्टर में, हर सब सेक्टर में आपको काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज मिलेंगी, साइजेबल कंपनीज मिलेंगी। तो वो एक हमारे मार्केट की खासियत है कि काफ़ी डिवर्सिफाइड मार्केट है। हम किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है फॉर मार्केट कैप क्रिएशन और फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वो भी एक चीज़ है जो इंडिया के फेवर में वर्क करती है यदि आप लंबा सोचें। शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो किसी मार्केट को टाइम करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इवन मतलब हम फंड मैनेजमेंट में दिन रात वही काम करते हैं, सालों से हम वही करते आ रहे हैं। इवन हमारे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है मार्केट को टाइम करना, कि यहाँ पे बॉटम हो गया है, यहाँ पे पीक हो गया है। एब्सोल्युटली। सो फॉर एक रिटेल शेयर होल्डर, रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो तो और भी डिफिकल्ट होगा कि किस पॉइंट पे बेचना है, किस पॉइंट पे लेना है। सो आइडियली यदि आपका लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, तो आपको जब पेन आता है इकोनॉमी में, बट आपका इकोनॉमी पे व्यू है कि ये इंडिया पे आपको कॉन्फिडेंस है कि अगले 7 से 10 साल इंडियन कंट्री अच्छा करेगी, इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो आपको उन फॉल्स का एक्चुअली फ़ायदा उठाना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के। और इन्वेस्ट कैसे करें, लमसम या एसआईपी के रूप से, या थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में। तो मेरा यही कहना होगा कि इस मोमेंट पे स्टैगर्ड तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, नेक्स्ट 3 से 6 महीने कैसे होंगे। मुझे तो लग रहा है कि अगले 3 महीने शायद थोड़े पेनफुल हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अननोन है। मतलब अभी ये हाई क्रूड प्राइस का, ये जो आपका सप्लाई चेन का इशू हुआ था कि चीज़ें जा नहीं पा रही है, आ नहीं पा रही है, उसका अलग अलग कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा वो काफ़ी मुश्किल है बोलना अभी।
जैन साहब बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। जैन साहब हर तरीके से इंडियन इकोनॉमी एवरग्रीन दिखाई देती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, पर कैपिटा इनकम राइजिंग है, अभी अप्रोक्सीमेट $2600-2700 पर कैपिटा इनकम है। जब भी किसी डेवलप्ड नेशन या अपन से बेटर कंट्री का ये डाटा देखें तो नेक्स्ट डबल में उस कंट्री ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। जहाँ पे अभी इंडिया जिस स्पोर्ट्स पे खड़ा है वहाँ पे एकदम वी कैन से कि जस्ट फ्लाइट अभी राइजिंग मोड में है। और आने वाले अभी आज की डेट में पूरा वर्ल्ड इंडिया को जो स्वीट स्पॉट्स मानता है कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, यंग पॉपुलेशन है, अर्निंग है, स्पेंडिंग कैपेसिटी है, इन हाउस कंजम्पशन इतना है, तो यहाँ पे बहुत ग्रोथ दिखाई देती है। तो आने वाले 20 साल के अंदर यूएस के कंपेयर में इंडिया के अंदर इन्वेस्टर को रिटर्न की क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्चुअली क्या होगा नोबडी नोज, क्योंकि 1000 तरह के अननोन फैक्टर्स है जो इन चीज़ों को इम्पेक्ट करते हैं। हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, हम एक केवल पास्ट डाटा के बेस पे, प्लस जो करंट जो गवर्नमेंट के एक्सपेंशन प्लान है, इन्वेस्टिंग प्लान है, इकोनॉमी को लेके प्लान है, या इंफ्रा को लेके जो प्लान है, जो उनका व्यू है, विजन है, उसके ऊपर अपन डाटा को चेक करके उनके इकोनॉमी की डिफरेंट स्टडी करके डिफरेंट कॉन्फ्रेंस रिटर्न करके एक अनुमान लगा सकते हैं। तो आपका क्या अनुमान है कि कमिंग 20 ईयर्स, यानी जितना आपको एक्सपीरियंस और मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे भी 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, तो आने वाले 20 साल में क्या इंडियन इकोनॉमी विल डिलीवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स या यूएस इकोनॉमी विल डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? क्योंकि ऐसा एज ए लेमैन ये मानता है कि एक टॉप होता है, उसके बाद वो स्टैग्नेंट हो जाता है, इसकी ग्रोथ हो सकती है बहुत सुपीरियर जाए बट स्टैग्नेंट हो जाती है। इसको सिंपल एग्जांपल से प्रॉपर्टी में समझ सकते हैं कि किसी ने प्लॉट लिया 500 रुपये स्क्वायर फीट में और 20,000 हो गया, तो 5 साल से 20,000 ही है, 25,000 हो रहा है, लेकिन 40,000 नहीं हो रहा है, 80,000 नहीं हो रहा है। लेकिन 2,000 का लिया या 100 फीट निकल गया तो एकदम सुपर ग्रोथ आया। तो ऐसा अभी इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे देखते हो? क्या आपका थॉट प्रोसेस है कि इंडियन इकोनॉमी विल डू फार बेटर और इन हाउस कंजम्पशन है और यहाँ पे लंबे समय में ग्रोथ आने की संभावना है, और मोदी साहब या इंडियन गवर्नमेंट सपना देख रही है कि 2047 में भारत एक विकसित देश होगा। जब विकसित देश होगा तो सब चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम लेबर टू हायर लेवल CEO MD, everybody will increase their lifestyle, their earning, their social circle, everything. What is your point of view in coming 2 decades, यानी almost 2047 की मैं बात कर रहा हूँ compared to US and India? सो एक ब्रॉडर लेवल पे यदि बात करूँ मैं, जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपका नॉमिनल जीडीपी किस रेट से ग्रो कर सकता है, तो ड्यूरिंग हमने देखा कि खराब समय में भी अब काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड था, राइट, लास्ट 2 साल से। राइट, एब्सोल्युटली। मतलब हम हर क्वार्टर या हर महीने आप बोल लीजिए कुछ ना कुछ नया शॉक, इनफैक्ट हर वीक भी कह सकते हैं। तो हम उससे डील कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट, बट तो भी हमारी इकोनॉमी 7% रियल जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन कम था लास्ट 2-3 साल से, इसलिए हमें दिख रहा था कि नॉमिनल ग्रोथ 10% के नीचे था, बट स्टिल हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। यदि मैं वो सेम टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, अगले 10 साल इंडिया किस रेट पे ग्रो कर सकता है, हमें लगता है कि डबल डिजिट ग्रोथ नॉमिनल टर्म्स में हमारी इकोनॉमी डिलीवर कर सकती है। ओके। और वो काफ़ी डिवर्सिफाइड, ऐसा नहीं है कि हम खाली एक चीज़, अभी जैसे आप यूएस का, आप इंडिया और यूएस की बात कर रहे थे कि कंपेयर करने की, यूएस का जीडीपी ग्रोथ ऑब्वियसली इंडिया से कम है, राइट, बट वहाँ पे आप यदि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे कि क्या ड्राइव कर रहा है वहाँ का जीडीपी ग्रोथ, तो वहाँ पे जो एआई रिलेटेड कैपेक्स जो हो रहा है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज, हाँ, जो बिग जंक्स है वो डेटा सेंटर या पावर, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कैपेक्स अनाउंस कर रहे हैं वो लोग। तो जो जीडीपी ग्रोथ हमें दिख रहा है उसका सब्सटेंशियल पार्ट, इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ हो रहा है, उसका ये एआई रिलेटेड कैपेक्स या उससे रिलेटेड चीज़ों से ड्राइव हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट है उसका। आप इंडिया को देखिए, इंडिया में ये चीज़ें काफ़ी डिवर्सिफाइड है, हम किसी एक चीज़ पे, ऐसा नहीं है कि हम उसी पे डिपेंडेंट है, वहीं से सब कुछ हमारा ड्राइव हो रहा है, तो वो एक हमारा प्लस पॉइंट है। कल को यदि एआई थीसिस में लेट से कुछ पता चलता है कि कंपनीज ने सब खर्चा कर दिया बट मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको कैपेक्स तो कर दिया, सब पैसा सब खड़ा कर दिया, बिल्डिंग सब कुछ, डेटा सेंटर लगा दिया, बट आपका यदि कुछ पैसा ही नहीं बन रहा, उस पर कंपनीज खरीद नहीं रही है आपकी सर्विसेज, तो आप रिटर्न कैसे बनाएंगे उस पर? एब्सोल्युटली। वो एक अभी एक कंसर्न है कि ये एआई वाला जो सब कैपेक्स चल रहा है ग्लोबली, उस पर रिटर्न कैसे बनेगा, वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। एब्सोल्युटली। तो यूएस में ऑल्दो अभी सब चीज़ें अच्छी चल रही है, कंपनीज काफ़ी इनोवेट कर रही हैं, तो वो आपको उन्हें क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अच्छा काम किया है। एब्सोल्युटली। बट आगे जाके ये एक वो बड़ा कंसर्न है कि उसका मोनेटाइजेशन कैसे होगा, कंपनीज पैसा कैसे बनाएंगी, यदि नहीं बना पाई तो वो कैपेक्स फिर रुकने का चांसेस है कि वो रुक सकता है, स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो उस केस में भी आपकी इकोनॉमी पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। राइट। उसके अगेंस्ट यदि आप इंडिया को देखिए, इंडिया में
एक काफ़ी डिवर्सिफाइड चीज़ है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा ही है, हमारे यहाँ भी कुछ कंसर्न्स है। अभी जो AI का सब बात कर रहे हैं उसके कारण IT सर्विसेज इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है हमारे यहाँ, मतलब काफ़ी सालों से रहा है, मतलब 30-40-50 साल से, 40 साल से तो एटलीस्ट काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रहा है। अभी AI के कारण हम देख रहे हैं कि जैसे $1 बिलियन एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए, जैसे लेट से पहले 10,000 लोग लगते थे या 1 लाख लोग लगते थे, अभी वही काम में भी शायद 50,000 60,000 लोगों से भी हो सकता है। यस। तो ये जो इंटेंसिटी थी ना कि कितने लोग चाहिए वो काम करने के लिए, वो थोड़ी कम होती जा रही है। तो उसके अगेंस्ट हमें नया कुछ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई नया सेक्टर क्रिएट करना होगा। जो गवर्नमेंट का ऑलरेडी फोकस है, गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर काम कर रही है, जो मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग में कितने जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। कि ये जो सर्विसेज साइड में जो हमने इतने साल 30 साल इंडिया को सर्विसेज ने हेल्प किया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, वहाँ पे थोड़ा सा अभी लग रहा है कि थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिख सकता है, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन नहीं होगा, बट मे बी जो सेम रह सकता है। 5 लाख एम्प्लॉइज ऐड करते थे तो मे बी आगे जाके 3 लाख ही ऐड करेंगे, 2 लाख ही ऐड करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एक वेरिएबल इकोनॉमी की डायरेक्शन के लिए। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्शंस लिए, जो अभी काफ़ी सारे आप FTA सुन रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूरोप के साथ हमने साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, राइट, UK के साथ साइन किया है, राइट। तो ये काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन है। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इन चीज़ों में टाइम लगता है, बिकॉज यूरोप में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, उन सबको वो साइन करना पड़ेगा, फिर वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा। मे भी शायद 1 साल लगेगा उसको इम्प्लीमेंट होने में, बट ये बहुत बड़ा मार्केट ओपन करेगा इंडिया के लिए, एक्सपोर्ट मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, जिसको ये PLI बोलते हैं। तो एक्चुअली गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कंपनीज को कि आप कैपेक्स डालिए, हम आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, बिकॉज हमारा कॉम्पिटिटिवनेस अभी चाइना से कम है। राइट। काफ़ी चीज़ों में चाइना में काफ़ी बड़ा स्केल है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। तो कंपनीज को एटलीस्ट थोड़ा सपोर्ट चाहिए कि हम कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में एटलीस्ट बराबर आ पाएँ। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रही है। तो मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है ओवरऑल, ये एक मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले सालों में। ये इकोनॉमी के ग्रोथ को भी बेसिकली काफ़ी हेल्प करेगा, और इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे हम फ्रॉम फंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, हमें लग रहा है कि हम काफ़ी देखते रहते हैं कि कौन सी कंपनीज को इनसे बेनिफिट हो सकता है, कौन सी कंपनीज ग्रो कर सकती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे इकोनॉमिक डायरेक्शन में। तो जस्ट टू समराइज, मेरे हिसाब से 10 से 12% जो मैं GDP ग्रोथ की बात कर रहा था, नॉमिनल GDP ग्रोथ, मेरे हिसाब से वो एक बेंचमार्क होना चाहिए कि जितना रेट से आपका नॉमिनल कंट्री ग्रो करेगा, राइट, एटलीस्ट आप उतना अज्यूम कर सकते हैं कि अर्निंग्स ग्रो होगा, उतना आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होगा। एब्सोल्युटली राइट। वैल्यूएशन की बात, वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है कि आपका रिटर्न कितना बनेगा। एब्सोल्युटली। तो लार्ज कैप में जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, यूनिवर्स है, वहाँ पे हमें लग रहा है कि वैल्यूएशन अभी काफ़ी फेयर जोन पे आ चुके हैं। मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज से कंपेयर करूँ तो एक्चुअली थोड़े इसके नीचे भी आ चुके हैं, काफ़ी कंपनीज में हमें दिखता है। तो एटलीस्ट लार्ज कैप यूनिवर्स में तो दिख रहा है कि वैल्यूएशन फेवरेबल है अभी। स्मॉल कैप मिड कैप में वैल्यूएशन अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज के थोड़े से ऊपर है, स्पेशली आफ्टर जो हमने लास्ट 2-3 वीक में देखा है, 1 महीने में देखा कि थोड़ा सा बाउंस बैक आया है स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म एवरेज के थोड़े से ऊपर है इन दिस 2 बकेट्स, बट लार्ज कैप में हमें दिख रहा है कि वैल्यूएशंस फेवरेबल है। तो मैं बोलूँगा जितने से अर्निंग्स कंपाउंड होगी, एटलीस्ट आप उतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना आपका इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड होगा, जो मुझे लगता है कि नॉमिनल GDP के अराउंड होना चाहिए। ग्रेट। फिर जैन साहब, आप 2 फंड मैनेज करते हो, स्मॉल कैप एंड इनोवेशन, और स्मॉल कैप की जो एज पर द सेबी डेफिनेशन है कि 65% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश होना चाहिए, और सेबी कहती है कि फर्स्ट 100 कंपनीज कम इनटू द लार्ज कैप, सेकंड 150 कंपनी कम इनटू द मिड कैप, रेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में हिस्टोरिकली रिटर्न्स काफ़ी बार बहुत सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बट सेबी इसको बहुत हाईली रेगुलेट करती है। 60 साल के ऊपर के निवेशकों को पैसा डालने के लिए अवॉइड करने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पे रिस्कोमीटर हाईएस्ट लेवल की रिस्क है। राइट। तो आपका क्या ओपिनियन है स्मॉल कैप कैटेगरी को लेकर आने वाले समय में, क्योंकि आपने अभी बताया कि आपको आज के डेट में लार्ज कैप फेयर वैल्यू दिखाई देते हैं या समवेयर रिजनेबल प्राइस पे, और मिड एंड स्मॉल कैप समवेयर हायर वैल्यूड है। तो आप किस तरीके से आप देखते हो इस स्मॉल कैप कैटेगरी को, और आप इसके खुद फंड मैनेजर हो, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है स्मॉल कैप को लेके? सो स्मॉल कैप मतलब सेबी का जो उन्होंने डिस्क्लेमर का रिक्वायरमेंट रखा है वो सही है। स्मॉल कैप रिस्की होता है, मतलब एब्सोल्युटली राइट। सिंस
कंपनी छोटी हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ऑपरेट कर रही हैं, काफ़ी कंपनीज का मार्जिन भी कम होता है, तो यदि कुछ भी वेरिएशन किसी साल में कुछ शॉक आया तो आपके अर्निंग्स वेरिएशन काफ़ी वाइड हो सकते हैं यहाँ पे। उस कारण स्टॉक्स में वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो टिपिकली हम लोग भी यही रेकमेंड करते हैं कि जिसका लॉन्गर टर्म होराइजन है 5 साल 10 साल, स्मॉल कैप उनके लिए बेटर है कंपेयर टू जिनका एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है, मे बी उनके लिए स्मॉल कैप इज नॉट सुटेबल। यदि मैं बात करूं कि यहाँ से क्या आउटलुक है स्मॉल कैप स्टॉक्स का, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैं बोल रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ, या जो मैंने बोला आपको कि इंडिया में काफ़ी सारी डिवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्ट करने के लिए, काफ़ी सारे सेक्टर्स है, सब सेक्टर्स हैं, वो आपको स्मॉल कैप यूनिवर्स में ही मिलेंगे। मतलब लार्ज कैप में आपको क्या कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स का आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उससे नीचे मिड कैप में आएंगे तो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा वो, स्मॉल कैप में आके वो एकदम वाइड हो जाता है, यहाँ पे आपको हर तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने को मिलेगा। राइट। और कुछ कंपनीज है जो आपको सिर्फ स्मॉल कैप में ही मिलेगी, वो टाइप की कंपनीज अवेलेबल ही नहीं है लार्ज कैप में, वैसे कोई कंपनी ही नहीं है। और वहाँ पे एक्चुअली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है कि यहाँ पे एक्चुअली आपको मल्टी ईयर ग्रोथ मिल सकता है। तो वो हिसाब से स्टॉक पिकिंग, फाइंडिंग राइट स्टॉक्स, वो सब अपॉर्चुनिटीज आपको स्मॉल कैप में काफी ज्यादा मिलती है। और जब हम बात कर रहे हैं 10-12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की, मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप वो टाइप की कंपनीज आइडेंटिफाई करें जो उस रेट से भी काफी ज्यादा ग्रो कर सकती है लॉन्ग टर्म। उनका स्केल छोटा होता है, वो नए सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही हैं, या फिर नए सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। एक बड़ी कंपनी, लेट्स से कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो कोई नए सेगमेंट में घुसती है, तो उसके लिए वो बहुत ही छोटा पार्ट होगा कंपनी का, तो उसकी ग्रोथ को उतना वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द बिजनेस तो पुराने जो बिजनेस था वहीं से आ रहा है। सही बात। बट वो स्मॉल कैप कंपनी में इजीली वो कंपनी पिवट कर सकती है कि नया कुछ बिजनेस चालू किया, उसको स्केल कर लिया, तो उसका ग्रोथ एडवांटेज काफी मिल सकता है। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है स्मॉल कैप में। मतलब आज भी हम देखते हैं तो हमें काफी सारी अच्छी कंपनीज दिखती हैं, कुछ कंपनीज के वैल्यूएशंस भी काफी अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ कंपनीज के वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है। तो मैं यदि एग्रीगेट करूं तो या फिर मैं ऑन एन एवरेज बोलूं कि स्मॉल कैप में वैल्यूएशंस कैसे हैं, तो मुझे थोड़े से महंगे लगते हैं अभी। तो यदि किसी को अभी इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में, तो मेरा वही बोलना है कि स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के थ्रू, बीच में कुछ भी शॉक्स आते हैं, लेट्स से जैसे मैं बोल रहा हूँ 1Q 2Q यदि खराब आते हैं अगले 2 क्वार्टर्स, या आपको अगले मतलब सभी सेक्टर्स में हर सेक्टर अलग तरह से रिएक्ट करेगा। राइट। किसी सेक्टर में ज्यादा इंपैक्ट आएगा, किसी में कम आएगा। एब्सोल्युटली राइट। बट यदि वीकनेस दिखता है आपको नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है स्मॉल कैप यूनिवर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग साइड में हमें काफी सारी ऐसी कंपनीज दिख रही है जो एग्रेसिवली अभी फायदा उठाना चाह रही है, जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं या जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही हैं, तो कंपनी काफी एग्रेसिवली टारगेट कर रही है उनको। जिन साहब आपने बताया कि 65% स्मॉल कैप में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लेना है, रेस्ट 35% फंड मैनेजर डिपेंड ऑन द अपॉर्चुनिटी। जो रेस्ट 35% यूटीआई स्मॉल कैप का है, ये लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है या मिड कैप में है या स्मॉल कैप में ही है? अभी फंड पोजिशनिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ द कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? सो हमारा जो फंड है वो ट्रू टू लेवल है। सो जब हम स्मॉल कैप बोलते हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली। तो इसमें लार्ज कैप में जीरो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप। वेरी नाइस। ये हमारा फिलॉसफी शुरू से ही रहा है। ओके ओके। बिकॉज इन्वेस्टर इस फंड में यदि इन्वेस्टर को लार्ज कैप एक्सपोजर चाहिए होता तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना। राइट। सेबी ने ऑलरेडी डेफिनेशन बनाई रखी है, तो यू आर 100% लेवल्ड वर्क कर रहे हो। सो जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, हम वो फॉलो कर रहे हैं कि भाई आपको स्मॉल कैप चाहिए तो हम आपको वही एक्सपोजर दे रहे हैं। हाँ, मिड कैप हम हमारे फंड में डिपेंड करता है कि डिपेंडिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज, यदि हम वहाँ पे हमें कुछ अच्छा दिख रहा है तो हम मिड कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं। कभी कभी स्मॉल कैप कंपनीज जिनमें हमने इन्वेस्ट किया वो ग्रो करके मिड कैप बन जाती है। राइट। तो हमारा अभी जो एक्सपोजर है वो है अराउंड 80-82% स्मॉल कैप में, अराउंड 18% मिड कैप में। ये नंबर चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज हम भी थोड़ा बहुत चर्न करते हैं, कभी कुछ स्टॉक बहुत चल गया तो फिर हम नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो वो थोड़ा चेंज होता रहता है। बट लार्ज कैप में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और जनरली मिड कैप में हमारा एक्सपोजर से भी अलाउ करता है 35% तक, बट हमारा जनरली जो अभी तक देखा है हमने 15 से 25% के बीच में रहता है। जैन साहब, आपने जैसा बताया कि कुछ स्मॉल कैप कंपनीज ओवर टाइम पीरियड मिड कैप बन जाती है, इसी तरह से कुछ कंपनीज ओवर टाइम पीरियड मिड कैप से लार्ज कैप में चली जाती होगी, तो क्या उसको भी आप चर्निंग के माध्यम से एग्जिट कर देते हो, आपका प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, या उसको कुछ लार्ज कैप पोर्शन भी बन जाए तो यू आर कंटिन्यू विद देम? सो इस फंड को भी 5 साल हुए हैं। अभी ऐसी कंपनीज तो अभी हमें हमारे फंड में कोई हुई नहीं है कि जो स्मॉल कैप से लार्ज कैप हो गई हो। ओके, मिड कैप की भी जर्नी करके लार्ज कैप में अभी एक भी कंपनी अभी तक एक भी कंपनी ऐसी गई नहीं है। और हमने अलग से ऐसी कोई कंपनी
बाय नहीं किए जो एकदम लार्ज कैप बनने वाली थी, हमने तब बाय की और 10% चल के वो एकदम लार्ज कैप बन गई। वैसा भी अभी तक हमारा कुछ हिस्टोरिकल डाटा नहीं हुआ नहीं है। बट यदि कोई कंपनी हमें अच्छी लगती है जो हमने फंड में ऑलरेडी दे रखी है, और उस कंपनी के साथ यदि हमें मैनेजमेंट पे यदि कॉन्फिडेंस है, कंपनी के बिजनेस हमें अच्छा लगता है और कंपनी यदि अच्छा कर रही है, तो हम उसे देयर इज नो रीजन टू सेल दैट स्टॉक, तो हम उसे रखेंगे। मतलब अलग से हम लार्ज कैप में जाके नहीं इन्वेस्ट करते हैं। जैन साहब, मेरा जो इसमें क्वेश्चन है कि आप मैक्सिमम जो 35% है, रेस्ट 65 तो इस मैंडेट की स्मॉल कैप में रहना है, इसमें से लार्ज कैप हाईएस्ट कितना ले सकते हो और मिड कैप कितना हाईएस्ट ले सकते हो? क्योंकि 65 तो आपको मैनेज करना ही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज पर द लॉ। नहीं, जो हमारा जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव वो ये है कि स्मॉल एंड मिड कैप ये दो ही इस फंड में मोस्टली यही एक्सपोजर हमारा रहेगा। लार्ज कैप तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में बोल रहा हूँ कि कोई हमने फंड स्टॉक ऑलरेडी हेल्ड कर रखा है, वो इतना चल गया कि लार्ज कैप बन गया। हाँ। और हमें अभी भी लग रहा है कि नहीं, इसका वैल्यूएशन अभी भी अच्छा फेवरेबल है, इसमें ग्रोथ अभी भी हमें दिख रहा है, मैनेजमेंट हमें अभी भी अच्छा लगता है। उस एक्सेप्शनल की सिचुएशन में हम लार्ज कैप एक्सपोजर हमारे फंड में लेंगे, अदरवाइज इट विल बी मिड कैप ओनली। ओके। सो जैसा मैंने बोला कि स्मॉल कैप में अभी मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि मुझे उतना लार्ज कैप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। राइट, तो यार वेरी मच स्टिक कि हाँ मेरा लार्ज एंड स्मॉल कैप में ही, मिड एंड स्मॉल कैप में ही एक्सपोजर है। आपने अभी बताया जैन साहब की स्मॉल कैप बहुत बड़ा वर्सेटाइल सेक्टर है, उसमें हर तरह का सेक्टर्स अवेलेबल है, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कंजम्पशन हो। तो अभी आपकी फंड पोजिशनिंग के तहत कितना सेक्टर के अंदर अप्रोक्सीमेट ओवर वेटेज, अंडर वेटेज है? जैसे कि आपने बताया कि कहीं कहीं आपको मैन्युफैक्चरिंग बहुत लुक्रेटिव दिखाई देता है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ फेरा फेरी में जैसे कि ऑटो के अंदर ऑटो एंसिलरी होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी मैन्युफैक्चरिंग एंसिलरीज काफ़ी सारी अवेलेबल है, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का कहीं कहीं रोल प्ले होता है, उसमें भी सर्विस इंडस्ट्री का भी कहीं कहीं रोल प्ले होता है। तो इट इज ह्यूज, इट इज़ वेरी वेरी बिग। तो आपने इसमें क्या सेक्टर एक्सपोजर्स ले रखा है? मैन्युफैक्चरिंग में कितना है, कंजम्पशन में कितना है, फार्मास्यूटिकल में कितना है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में कितना है, और किस सेक्टर पे यू हैव मोर वेटेज एंड मोर बुलिश एंड मोर अपॉर्चुनिटी एज पर योर रिसर्च एंड एज पर योर एक्सपीरियंस यू आर सीन? सो अभी जैसे मैं बोल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था, तो कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है वो वहाँ पे मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। सो सी अभी इंडिया को आप जो FIIs का एक वो भी बड़ा पॉइंट है, राइट, कि FIIs इंडिया में कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है कि FIIs सोचते हैं कि इंडिया में कोई AI का प्ले कुछ है नहीं इंडिया में, ये जनरल परसेप्शन है, विच इज़ ट्रू कि डायरेक्ट प्ले कोई हमारे यहाँ है नहीं अवेलेबल AI वाला। बट काफ़ी सारी कंपनीज है जो इस ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल चल रहा है AI का, उससे बेनिफिट हो रही हैं। सो कैपिटल गुड सेक्टर में हमें काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज दिख रही हैं, जो पोटेंशियली ग्लोबल कैपेक्स जो हो रहा है उससे इन कंपनीज को फायदा हो रहा है। अभी इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि डेटा सेंटर्स जो हैं, अभी हमारे पास कुछ 1.3 या 1.5 गीगावाट के डेटा सेंटर्स इंडिया में हैं, जो कि अगले 5 से 10 साल में यहाँ से 5 या 6 गुना हो सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इंडिया में ओपन अप हो रहा है अगले 5 से 10 साल में। तो काफ़ी सारी कंपनीज जो इससे बेनिफिट होंगी, डायरेक्टली नहीं, बट वो कुछ ना कुछ कंपोनेंट सप्लाई करेंगे उसमें। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है, उसमें हमारे फंड का भी बड़ा पोजिशनिंग है। अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया यू आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम द योर स्मॉल कैप फंड्स? सो आप AI वाला पूछ रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेट में? एक्चुअली मुझे एकदम नंबर टॉप ऑफ द माइंड याद नहीं है, बट मुझे एक्चुअली नंबर को एकदम देखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें सेक्टर के काफ़ी सारे अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं। मैं जो मैन्युफैक्चरिंग बोल रहा हूँ और जो सेबी का मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन होता है वो काफ़ी अलग होगा, तो वो ऐसे बोलना काफ़ी मुश्किल है। बट जैसे हम ब्रॉडर जो एरियाज हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इन्वेस्टेड हैं, तो उसमें एक हो गया कि AI जो डेटा सेंटर बेनिफिशियरीज है या AI कैपेक्स बेनिफिशियरीज है, वो टाइप की कंपनीज हो गई। फिर रिन्यूएबल एनर्जी वाली कुछ कंपनीज हो गई, जो कोई एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा थीम है अभी, कि क्रूड के कारण अब गवर्नमेंट अभी ये सोच रहा है कि भाई हम ऑल्टरनेट सोर्सेज क्या क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा क्रूड डिपेंडेंस कम हो, जिससे या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहे कि हमें खाली क्रूड पे डिपेंड नहीं होना पड़े या गैस पे डिपेंड नहीं होना पड़े। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली थीसिस हुई, आपका बायोफ्यूल हुआ, वो टाइप की कंपनीज हुई, तो उस टाइप की कंपनीज में भी हमारा डिसेंट एक्सपोजर है फंड में। फिर तीसरा, ऑटो एंसिलरी कंपनीज में एक और अभी चीज़ अभी नई हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, कि पहले ये कंपनीज सारी ऑटो सेक्टर पर डिपेंडेंट होती थी कि ऑटो इंडस्ट्री के जैसा कर रहा है वैसा ये लोग उसको ये कंपनीज फॉलो करती थी, राइट। बट लास्ट 3-4 साल में हमने देखा है कि ये अभी प्रीमियमाइजेशन का नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। कि भले ही आप कार्स उतनी बेच रहे हो या बाइक्स उतनी ही बेच रहे हो, स्कूटर्स उतनी ही बेच रहे हो, बट कंज्यूमर्स को नए फीचर्स
नए नए फीचर्स चाहिए, सेफ्टी फीचर्स का रेगुलेटर इम्प्लीमेंट कर रहा है कि आपको ये मिनिमम ये सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए, तो उन कंपनी का पर व्हीकल कंटेंट जो होता है कि आप पहले 10,000 रुपये का कंटेंट लगता था, अभी आप 20,000 रुपये का कंटेंट बेच रहे हो सेम कार में, बिकॉज ऑफ दिस न्यू थिंग्स कि कस्टमर को अच्छी चीज, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, नए फीचर्स चाहिए, हाँ, तो प्रीमियमाइजेशन का एक ट्रेंड है। सेकंड चीज़ ये है कि ये कंपनीज अभी ऑटो के बाहर भी, बिकॉज ये लोग फोर्जिंग और इन सब चीज़ों में ये कंपनीज एनीवेज एक्सपर्ट है, उन चीज़ों के एप्लीकेशंस दूसरे सेक्टर्स में भी है, एरोस्पेस में भी हो सकता है, डेटा सेंटर में भी हो सकता है, डिफेंस में भी हो सकता है, तो ये कंपनीज डिवर्सिफाई भी कर रही है बाहर। तो ये ऑटो कंपोनेंट में भी हमें कुछ कुछ कंपनी जैसे अच्छी लगती है जो ये इस तरह के इनिशिएटिव दे रही है कंपनी, या प्रीमियमाइजेशन या फिर गोइंग इनटू नॉन ऑटो सेक्टर्स, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट हुआ एक तरह से। फिर मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाहर आते हैं तो फिनेंशियल सर्विसेज में मतलब हमारा अंडरवेट है, बट विद इन फिनेंशियल सर्विसेज भी हमें कुछ कुछ बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है कि कुछ बैंक्स में मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं या मैनेजमेंट कंपनीज ने नई स्ट्रेटेजी कुछ अडॉप्ट की है, उसके कारण हमें लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ रिवाइव हो सकता है। जैसे काफ़ी सारे बॉटम अप आइडियाज फिनेंशियल सर्विसेज में है, कैपिटल मार्केट्स में हम अंडरवेट हैं, हमें लगता है कि थोड़ा टैक्टिकल डिसीजन है ये कि गिवन दैट अगले 1-2 क्वार्टर हमें लग रहा है कि थोड़े से वोलेटाइल हो सकते हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे है वहाँ पे, राइट, इसलिए थोड़ा सा हमारा अंडरवेट है कैपिटल मार्केट्स में। सो बिकॉज ऑफ दैट पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा हमारा अंडरवेट है। आईटी सर्विसेज एक और सेगमेंट है, भी आईटी सर्विसेज में काफ़ी तरह की कंपनीज होती हैं कि अभी ये डिसरप्शन का आप देख रहे हैं, आईटी सर्विसेज सेक्टर ने काफ़ी ख़राब किया है लास्ट 1 साल में इन पर्टिकुलर, काफ़ी स्टॉक्स मतलब 40-50-60% भी डाउन है। तो हमारा एक्सपोजर जो इस फंड में है वो तो आईटी सर्विसेज काफ़ी बड़ा यूनिवर्स है, उसमें अलग अलग तरह की कंपनीज होती है, जैसे एक तो हुई कि TCS, इन्फोसिस जो काम करते हैं वही तरह का काम छोटी कंपनीज भी करती है काफ़ी सारी, तो एक तो वो टाइप की कंपनीज जो टिपिकल आईटी सर्विसेज वाला काम करती है, सिमिलर टू व्हाट TCS एंड इन्फोसिस डू, राइट। फिर एक इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनीज होती हैं जो बेसिकली जो आपकी ऑटो OEMs होते हैं, जैसे फोर्ड हुआ, मर्सिडीज हुई, ये लोग अपनी कार डिज़ाइन कर रहे हैं, ये लोग उनको उसमें हेल्प करते हैं। हमें लगता है ये कंपनीज AI से उतना इम्पैक्ट नहीं होंगी। फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं जो एक्चुअली इंडिया में इनोवेट कर रही हैं, सॉफ्टवेयर बना के बाहर बेच रहे हैं, वो टाइप की कंपनीज हुई। फिर काफ़ी सारी ऐसे इस इकोसिस्टम में काफ़ी सारी कंपनीज प्ले करती है, स्टाफिंग कंपनीज हुई, फिर सर्विसेज में आपका शिपिंग कंपनीज हुई, तो हमारी वो कंपनीज में भी काफ़ी सारे बॉटम अप आइडियाज़ है, वहाँ पे हमारा एक्सपोजर है। तो सर्विसेज में आप देखेंगे कि हमारा ओवरवेट है, बट वो ओवरवेट इस कारण है कि हमारा सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स, ये टाइप की कंपनीज में भी काफ़ी सारा एक्सपोजर है। सब कुछ प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म कंपनीज, मुझे लग रहा है कि ये AI के फियर के कारण वहाँ पे भी काफ़ी कुछ करेक्शन आया है, मुझे लग रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कंसर्न्स कि लोग डरे हुए हैं उस कारण वैल्यूएशन अभी काफ़ी नीचे आ गया है, तो कुछ हमारा वहाँ पे भी एक्सपोजर है। सो ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, प्लेटफॉर्म, सर्विसेज, ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे हमारा ओवरवेट है स्मॉल कैप में। जिन साहब आपने इसको लगभग वर्सेटाइली सभी बेटर सेक्टर्स आप इसमें कवर्ड कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स पे फोकस्ड हो और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपका एक्सपोजर यहाँ पे है। और इस फंड की अपन बात करें तो इसके अंदर निफ्टी 250 TRI इसका बेंचमार्क है स्मॉल कैप, तो ये बेंचमार्क को कंपेयर में कैसा परफॉर्म कर रहा है हिस्टोरिकली, और आपका क्या इंटरनल एजेंडा रहता है कि बेंचमार्क को कितने टके से मार्जिन से बीट करे तो इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर विन-विन सिचुएशन फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज इन्वॉल्विंग in this category, either as an investor, either as a distributor, either as a manufacturer, either as a fund management team. So ये फंड मैंने 1 साल से मैनेज करना स्टार्ट किया है, मतलब दोनों फंड जो स्मॉल कैप और इनोवेशन फंड है दोनों मैंने 1 साल से मैनेज करना स्टार्ट किए हैं, राइट। लास्ट 1 साल में आई थिंक फंड ने कुछ 150 या 200, मुझे एग्जैक्ट नंबर देखना पड़ेगा लास्ट एग्जैक्टली 1 साल में कैसा किया है, बट 150-200 बेसिस पॉइंट्स हमने आउट परफॉर्म किया होगा ओवरऑल इंडेक्स को, और हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि एटलीस्ट उतने से तो हम आउट परफॉर्म करें टू कवर ऑल द कॉस्ट एंड एवरीथिंग एंड प्रोवाइड सम अल्फा ओवर द बेंचमार्क, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सही स्टॉक्स पिक करना है, बिकॉज स्टॉक पिकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल कैप में, कि खराब स्टॉक्स आपको अवॉइड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है खराब स्टॉक्स को अवॉइड करना सबसे पहले तो, और दूसरा होता है कि अच्छे स्टॉक्स पिक करना। तो हमारा फोकस पूरा वही होता है कि जो मतलब हर साइकिल में या हर आपको स्मॉल साइकिल में आपको कुछ ना कुछ स्टोरी मिलेगी, ऐसा कि अभी ये स्टोरी चल रही है उसके पीछे ये स्टॉक चल रहा है, राइट। तो हम उसमें स्टोरी पे उतना फोकस नहीं करते हैं, हम अंडरलाइंग फैक्टर्स, फंडामेंटल्स, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि स्टॉक डबल भी होता है और आधा भी हो जाता है, मतलब 6 महीने में चलेगा और 6 महीने में आधा भी हो जाएगा, तो हमें वो टाइप की जो मोमेंटम वाली चीज़ें होती है वो हम अवॉइड करने का ट्राई करते हैं कि
हमें वहाँ मनी लूज नहीं करना है। तो दूसरा तो सबसे पहले तो वही फिल्टर होता है हमारा कि वो चीज़ें अवॉइड करना है, और दूसरा होता है कि फिर अच्छे स्टॉक्स फंडामेंटल जहाँ पे हमें लग रहा है कि सब कुछ ग्रोथ, रिटर्न ऑन कैपिटल, कैश फ्लोज, मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें अच्छी है, गवर्नेंस इश्यूज कुछ नहीं है, वो वैल्यूएशन फेवरेबल है, वो चीज़ें हम आइडेंटिफाई करके वैसे हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। वेरी नाइस जैन साहब, जैसा कि आपकी 31 मार्च 2026 की फैक्ट शीट भी कह रही है, और आपने भी बताया कि हम 100-150 पीवीएस हम बेंचमार्क को बीट करने की कोशिश करते हैं, तो इन्वेस्टर के लिए, फंड मैनेजमेंट टीम के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सबके लिए एवरग्रीन है। और आपका हिस्टोरिकल डाटा कह रहा है कि कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और सर्विस इंडस्ट्री और इन्फॉर्मेशन में आपका अच्छा खासा वेटेज है। अगर अपन इन पांचों सेक्टर्स का वेटेज करें तो मोर देन 50%, 60% के आसपास वेटेज इस कैटेगरी के अंदर ये इन्वेस्टेड है। तो लॉन्गर टर्म में मोर रिस्क मोर रिवार्ड स्मॉल कैप देता है, और आने वाले समय में भी देने की पूरी संभावना है, क्योंकि वर्सेटाइल है, बहुत बड़ा सेक्टर से बहुत सारी कंपनियां हैं। जो आज अगर कोई नई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री भी ओपन करती है तो पहले दिन वो मिड कैप लार्ज कैप नहीं हो सकती है, स्मॉल कैप से ही जर्नी स्टार्ट करके देन गोइंग इनटू द गोइंग फॉरवर्ड वो लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकती है। तो स्मॉल कैप हाई रिस्क हाई रिटर्न के हिसाब से आप क्या प्रीफर करते हो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? मेरा जैसा निवेशक जो चाहता है कि उसका रूटीन जो लाइफ का खर्चा है वो आराम से अच्छे से मैनेज कर सकता है फ्रॉम द रेगुलर इनकम, और उसमें से जो सरप्लस है उसके बाद जो भी, जैसे लेट्स सपोज कि 50-100 रुपये उसके बाद सरप्लस बचता है, और वो चाहता है कि मैं इसको अगले 20 साल तक नहीं निकालूंगा, राइट टाइम और मैं स्टैंडिंग एट द एज ऑफ 40, और मैं 60 ईयर्स तक नहीं निकालूंगा, मेरा ओरिजिन 20 ईयर्स है। तो स्मॉल कैप में कितने परसेंटेज आपके हिसाब से? मैं हाई रिस्क एपिटाइट हूँ, ऑल्दो हर इन्वेस्टर की रिस्क अलग अलग होती है, हर इन्वेस्टर का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग अलग है, हर बंदा डाउन देखने का कैपेसिटी अलग अलग है। बहुत सारे लोगों को 100 का 90 दिखेगा बुखार आ जाएगा, अगर किसी को 75 दिखेगा तो सेल ही कर देगा, 60 पे तो वो बात ही नहीं करेगा। मेरा फुल 100% हायर रिस्क कैपिटल इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे कितने परसेंटेज इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में लेना चाहिए? मेरा टाइम ओरिजिन 20 साल है, मैं 20 साल पहले किसी भी कंडीशन में मैं स्मॉल कैप कैटेगरी को निकालने वाला नहीं हूँ। मैं रिव्यू करूंगा, देखूंगा, कंपेयर करूंगा पीयर ग्रुप में क्या कर रहा है, इट इज सेकंड डे, बट मैं स्मॉल कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, बीइंग ए फंड मैनेजमेंट टीम, बीइंग ए रिस्क एपेटाइट। और आप तो रिस्क कंपनियों के रिस्क देखते हो, हम तो केवल इन्वेस्टर के रिस्क की बात करते हैं, आप कंपनी लेवल पर रिस्क देखते हो, आपके ऊपर रिसर्च टीम है, वो आपको अलग अलग फीडबैक देती है, आप अपना खुद का एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंट करते हो, उसके बाद एजुकेशन मोड में जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे कितना टका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कैटेगरी में करना चाहिए आउट ऑफ 100 रुपीज? मैं हाईएस्ट रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। सो एक्चुअली स्मॉल कैप के पहले तो आता है कि आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, मतलब जो एसेट एलोकेशन वाला फ्रेमवर्क होता है उसमें आपको गोल्ड, सिल्वर, आपके पास इंटरनेशनल है, इंडिया है, फिक्स इनकम है, तो पहले तो वो क्वेश्चन आएगा कि आपको कहाँ पे कितना करना है। एब्सोल्युटली। तो हमारा जो इंटरनल हाउस भी होता है वो है कि हर इन्वेस्टर का अपना एक एसेट फिजिकल एसेट्स में एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, मतलब सब जगह सभी एक में मत डाल के रखिए, राइट, इट शुड बी थोड़ा डिवर्सिफिकेशन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो वो तो एक पहला लेवल का हुआ फिल्टर, राइट, कि आप वहां से चलो आपका इक्विटी का कुछ डिसाइड हुआ कि कितना आपका लेट्स सपोज कि मेरा इक्विटी में 100 रुपए इन्वेस्टमेंट है, उससे कितना परसेंटेज स्मॉल कैप कैटेगरी में जाना चाहिए? लेट्स सपोज मैं टोटल 1000 रुपीज बचाता हूँ, उसमें से मेरा गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल, फिजिकल एसेट्स, क्योंकि आज की डेट में अपन देखें तो 88% इन्वेस्टर का मेजर इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट्स में है। उसके हाउस की वैल्यू होगी, उसके प्लॉट की वैल्यू होगी, उसके सिल्वर एंड गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होंगे, उसकी कार की वैल्यू होगी। तो जो मेरा फाइनेंशियल एसेट्स है और उसमें भी जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है उसको 100 मानते हुए उसमें से कितना परसेंटेज जाना चाहिए? अभी सबके लिए तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, मतलब मैं मेरे हिसाब से बोल सकता हूँ, मेरा पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ कि अभी मेरा रिस्क एपेटाइट ऑलमोस्ट हाईएस्ट है, मतलब मुझे लगता है कि मैं अभी ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। एब्सोल्युटली राइट। और यदि मैं मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट देखूँ, हमारा एनीवेज कुछ तो हमारा एनीवेज जो बाउंड्री है कि स्मॉल कैप में आना ही है, नहीं मतलब मेरा जो फंड में मैनेज करता हूँ मेरा 20% तो उसमें एनीवेज जाता ही है, एब्सोल्युटली, जो हमारा रिक्वायरमेंट है सेबी का, तो मेरा खुद के फंड में तो इन्वेस्टमेंट है ही उतना। उसके अलावा भी मेरा स्मॉल कैप में काफी डिसेंट एक्सपोजर है, मतलब थ्रू माय बाकी जो मेरा सेविंग्स बचता है उसमें से भी मेरा काफी ज्यादा एक्सपोजर स्मॉल कैप में है, बिकॉज मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। यदि आपने रिस्क, फंड मैनेजर ने रिस्क अच्छे से मैनेज की, कि जो आपने गलतियां अवॉइड की, आपने गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, तो यहाँ पे काफी डिसेंट रिटर्न बन सकता है। तो वन लाइन आंसर ये, तो मेरा यदि मेरा पर्सनल बोलूँ तो मेरा ऑलमोस्ट इक्विटी एक्सपोजर यदि मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 50% मेरा स्मॉल कैप में होगा, जिसमें से 20% तो मेरा एनीवेज होता ही है, बिकॉज ऑफ माय सैलरी गोज इनटू इट, इन एडिशन आई एम एक्सपोज्ड। ओके, तो इट मीन्स कि जो आदमी अच्छी रिस्क ले सकता है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो स्मॉल कैप में अच्छा स्कोप दिखाई देता है। डिपेंड कि वो कितना डालना चाहे, हर इन्वेस्टर का अलग अलग है, कोई 5% भी उसके लिए हायर हो सकता है, किसी के लिए 95 भी हायर हो सकता है, तो इट्स डिपेंड ऑन द इन्वेस्टर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। वेरी नाइस जैन साहब, बहुत अच्छे तरीके से बताया। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अबाउट द इनोवेशन, ये एक यूनिक कैटेगरी है, उसको भी आप मैनेज कर रहे हो। इनोवेशन का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI है, तो ये सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ इनोवेशन होती क्या है। अभी सबको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप ये तो सब कुछ पता है, बिजनेस साइकिल भी थोड़ा बहुत पता है, अभी सेक्टर रोटेशन उसका नाम हो गया है तो उसको भी थोड़ा बहुत वो पेशेंस में है, मार्केट में अवेलेबल है, ट्रेंड में है। ये व्हाट इज द इनोवेशन और हाउ यू डील विद द विद यूटीआई, इनोवेशन की थीम क्या है, कैसे आप देखते हो? So there are many innovation funds. अभी एटलीस्ट आई थिंक 8-10 इनोवेशन फंड्स होंगे मार्केट में। Absolutely. बट मैं बात करूंगा बिकॉज सबका अलग अलग थीम, सबका यूनिक नहीं है, तो मेरे हिसाब से सबका थीम एक जैसा नहीं है, सबका अपना अपना थीम है। Right. मैं यूटीआई इनोवेशन फंड के थीम के बारे में बात करूंगा। सो हमारा जो फंड है इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज में जहाँ पे हमें लगता है अगले 10 साल तक जो उनका अर्निंग्स ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो इंडस्ट्री या आप मार्केट से ले लीजिए या यूनिवर्स पॉपुलेशन बेंचमार्क ले लीजिए, उससे काफ़ी ज़्यादा रेट पे ग्रो कर सकता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, यदि मैं लास्ट नेक्स्ट 2-3 साल का डेटा देखता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो देखता हूँ मैं कि पोर्टफोलियो का ग्रोथ रेट कितना है और बेंचमार्क का ग्रोथ रेट कितना है एक्सपेक्टेड। सो ऑलमोस्ट डबल है जो हमारा पोर्टफोलियो का ग्रोथ रेट है, वो बेंचमार्क से ऑलमोस्ट डबल है रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ। सो हम बेसिक कंपनीज आइडेंटिफाई करते हैं इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी वो कंपनीज कैसी, कौन सी कंपनीज है जो सस्टेनेबली इस रेट पे ग्रो कर सकती है, तो ये कंपनीज आप मतलब आप देखेंगे कि जनरली ये न्यू एज सेक्टर से कंपनीज आती हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, क्विक कॉमर्स हुआ, ई कॉमर्स हुआ, आपका फिनटेक में कंपनीज हुई, रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनीज हुई, जहाँ पे एक्चुअली आपको दिख रहा है कि ये सेक्टर अगले 5 साल 10 साल तक आपको दिख रहा है ग्रोथ विजिबिलिटी। ऐसी कंपनीज हुई जो किसी न्यू एकदम ही नई इंडस्ट्री में, अभी नई इंडस्ट्री उन्होंने बना ली है। क्विक कॉमर्स का एग्जांपल देना है, राइट? ये इंडस्ट्री कोई थी नहीं 4-5 साल पहले, राइट? नई इंडस्ट्री क्रिएट हो गई। अभी आपको वैल्यू कॉमर्स एक नया कैटेगरी है, जहाँ पे एक कंपनी, नाम नहीं लूँगा कंपनी का, बट उस कैटेगरी में एक कंपनी है, वो नया कैटेगरी क्रिएट हुआ है इंडिया में। तो एक तरह की वो कंपनी हुई जो न्यू एज कंपनीज हुई, जो नया इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं या उनका बिजनेस मॉडल एकदम नया है, जो ट्रेडिशनल कंपनीज को बेसिकली डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी कंपनीज हुई जो, और ये जैसे कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज होती है कि आप किसी कंज्यूमर को कोई नई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। फिर दूसरी टाइप की कंपनीज हुई कि एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनीज उस फील्ड में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं या 20-30 साल से ऑपरेट कर रही है, बट कोई नई कंपनी आई वो उस बिजनेस को अलग तरीके से कर रही है, टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी हो सकता है या किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो ये B2B डिसरप्टर हम उसको बोलते हैं कि ये B2B बिजनेस है, जिसमें वो किसी बेसिकली कंज्यूमर के साथ काम नहीं करते हैं, किसी बिजनेस के साथ ही काम करते हैं, बट ये लोग वो काम इनोवेटिव तरीके से कर रहे हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके। तो इन कंपनीज में हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म मार्केट शेयर गेन का बहुत अपॉर्चुनिटी है इनके पास भी। तीसरी कंपनीज हुई, ऑल्दो इंडिया में इतना इनोवेशन, ये सबका हमेशा से कंप्लेन रहा है कि इंडिया में इनोवेशन नहीं होता है, मतलब TCS, इन्फोसिस, इन लोगों ने इनोवेशन नहीं किया, इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो कंप्लेन रहता है। बट हमारे यहाँ काफ़ी सारी कंपनीज है जो इनोवेशन को इनेबल करने में हेल्प करती है, वो किसी इनोवेटर के साथ काम कर रही है। जैसे मैंने ER&D का एग्जांपल दिया था, जो IT सर्विसेज में क्लब होता है। ये कंपनीज काफ़ी ग्लोबल जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे मर्सिडीज, उसको कार में कोई नया फीचर डेवलप करना है, कार के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये कंपनीज उनके साथ काम करती है, वो सब प्रोग्राम डेवलप करने में, फीचर्स डेवलप करने में। ये वो ER&D कंपनीज होती हैं। तो ये कंपनीज इनोवेशन इनेबल करने में हेल्प कर रही हैं। सिमिलरली फार्मा में हम देख रहे हैं CDMO कंपनीज जो भी हैं, ये कंपनीज न्यू ड्रग डिस्कवरी में और उसके मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेटर्स के साथ, ग्लोबल इनोवेटर्स के साथ काम करती है। और ये कैटेगरी इंडिया में मतलब काफ़ी छोटा है, चाइना में काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे एक वो है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है, हम मार्केट शेयर काफ़ी गेन कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। तो इस टाइप की कंपनीज हुई, ये भी हम इनोवेशन इनेबलर्स में क्लासीफाई करते हैं। कुछ ऑटो कंपोनेंट कंपनीज भी हैं जो अपने लेवल पे इनोवेशन कर रही हैं, मतलब कुछ तो खुद इनोवेशन भी कर रही हैं, ऐसी भी कंपनीज है कुछ इनोवेशन में हेल्प करती हैं, सो वो कंपनीज भी इसमें क्लासीफाई हो जाती है। तो तीसरी कैटेगरी ये हुई। चौथी कैटेगरी हुई ये रिन्यूएबल एनर्जी में जो बात कर रहा था, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये अभी भी सनराइज इंडस्ट्री है, मतलब अगले कुछ काफ़ी सालों तक यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है कि ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल है। तो वहाँ पे भी दो तरह की कंपनीज होती है, एक तो होती है कि जो कंपनी एक्चुअली सब ये जो इंजीनियरिंग जो कंपनीज साइट बनाना वो सब काम करती है, जो EPC कंपनीज हम बोलते हैं। तो कुछ कंपनीज होती हैं जो एक्चुअली इक्विपमेंट्स या जो चीज़ें बनाती हैं, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, उन कंपनीज के पास खुद का डिज़ाइन, IP, पेटेंट वो सब होता है। तो हम इस फंड में वो टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास खुद का कुछ डिज़ाइन या पेटेंट या टेक्नोलॉजी है। सो मोस्टली हम रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, रादर देन कि जो यूटिलिटी कंपनीज हुई उनमें हम इन्वेस्ट नहीं करते। तो चौथा कैटेगरी ये हुआ।
पांचवा कैटेगरी है जो इनोवेटर्स हैं, वो टाइप की कंपनीज। ऑल्दो अभी काफ़ी कंपनीज इंडिया में है नहीं, मतलब हम भी स्ट्रगल कर रहा हूँ वैसी कंपनीज ढूंढने में, बट मुझे लगता है कि फ्यूचर में वैसी भी कुछ कंपनीज हमारे पास आएंगी। अभी हम सिर्फ लिस्टेड, सो हम इस फंड में सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनीज में नहीं करते हैं। या इट इज सेबी मैंडेट की ओनली लिस्टेड में ही कर सकते हैं, ट्रेडेबल होना चाहिए, उनका कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए। सेबी मैंडेट में मतलब वैसा सब डिफाइन नहीं है कि कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, वो सब हमारी कंडीशन, इंटरनल कंडीशन है। बट हमारा फंड का जो मैंडेट है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। हाँ। सो ऑलरेडी प्राइवेट यदि मैं देखूँ तो काफ़ी सारी कंपनीज हमें दिख रही है जो एक्चुअली इनोवेशन कर रही है, मतलब इनोवेशन इंडिया में हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये कंपनीज भी लिस्टिंग के लिए, मतलब ये भी कंपनीज अगले 3-5 साल में लिस्टिंग के लिए आएंगी। तो हमें ट्रू जो इनोवेटर्स होते हैं वो भी हमारे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ओके। तो बेसिकली ये 5 तरह की कैटेगरीज होती है। अभी ये जो फंड है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जैसा मैंने बोला ट्रू टू लेबल है, तो हम इस फंड में हम आपको भारतीय, मतलब जो टिपिकल लार्ज कैप कंपनीज होती है ना, रिलायंस, HUL, इन्फोसिस, ये टाइप की कंपनीज, ICICI बैंक, वो ट्रेडिशनल कंपनीज आपको यहाँ नहीं मिलेगी। तो ये ट्रू टू लेबल है। हमने बोला है कि हम हाई ग्रोथ कंपनीज, जहाँ पे हमें ये 5-6 कैटेगरीज में फिट होते हुए दिख रहा है कि अगले 5-10 साल तक हाई ग्रोथ इनमें हो सकता है, हम उन्हीं कंपनीज में यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ट्रू टू लेबल फंड है। तो बिकॉज ऑफ दैट नेचर कि हम उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। सो अभी जैसे फंड में कुछ 28 कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज में कुछ 50-52% हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो हम इस फंड को उसी तरह से रन करते हैं। तो ये काफ़ी हाई रिस्क वाला कैटेगरी है, और हम ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पे जो अर्निंग्स कंपाउंडिंग, रेवेन्यू कंपाउंडिंग जो होगा वो काफ़ी फास्टर पेस से होगा कंपेयर टू बेंचमार्क। तो कंपाउंडिंग स्कोप हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी हम इसे मानते हैं। और सिमिलर टू एक्चुअली मोर देन स्मॉल कैप, सो दिस इज मोर वोलेटाइल देन स्मॉल कैप। तो यहाँ पे तो और ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है। तो ये जो कैटेगरी है ये रेलेवेंट है एकदम जिनको रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिनकी ज़्यादा है और जिनको हायर कंपाउंडिंग करना है ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए ये कैटेगरी सुटेबल है। वेरी नाइस। जैन साहब, आपने बताया कि इसमें मोर देन स्मॉल कैप रिस्क है, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, इसमें रिवार्ड भी ज़्यादा आता है। अगर अपन हिस्टोरिकली देखें तो आपने 300-400 बेसिस पॉइंट से इसको बेंचमार्क को भी आपने बीट किया है इस पर्टिकुलर इनोवेशन के अंदर, जो आपकी फैक्ट शीट 31 मार्च 2026 की कहती है। जो अब तक का बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, उसके अंदर जो सेक्टर क्लासिफिकेशन है कि स्टैंडर्ड परसेंटेज इनटू द फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टैंडर्ड परसेंटेज इनटू द टेक्नोलॉजी, तो आपका इस फंड का उस बेंचमार्क का जो परसेंटेज है, इट इज अ सिमिलरली डिटो कॉपीड या इट इज अ डिफरेंट, इट इज अ डिफरेंट देन हाउ मच? नो, ये जो फंड है ना, ये बेंचमार्क एग्नोस्टिक है। तो इसमें मैं बेंचमार्क देखता ही नहीं हूँ बेंचमार्क में क्या है। ओके। बिकॉज बेंचमार्क में मोस्टली आपको दिखेगा कि 85-90% ट्रेडिशनल कंपनीज है। एब्सोल्युटली राइट। तो इस फंड का उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। ओके। तो ये बेंचमार्क हम इसको रन ही वैसे करते हैं कि बेंचमार्क एग्नोस्टिक है। ओके। सो हम पूरा बॉटम अप आइडियाज आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सी कंपनीज में लग रहा है कि सस्टेनेबली 5-10 साल तक हाई ग्रोथ हो सकता है। इनमें से काफ़ी आपको ऐसी भी कंपनीज मिलेगी जो पैसा नहीं बना रही है अभी, एक्चुअली काफ़ी सारी कंपनीज मिलेंगी ऐसा। तो दूसरा हमारा फिल्टर होता है कि कहाँ पे हमें लगता है कि कंपनी पैसा बना सकती है अगले 2-3 साल में, कि एटलीस्ट पर, जैसे अब ई कॉमर्स का एग्जांपल है, एटलीस्ट पर ऑर्डर बेसिस पे पैसा बनाना चाहिए कंपनी। राइट। यदि एक ऑर्डर डिलीवर करने में पैसा नहीं बना पा रही है कंपनी, हमको लग नहीं रहा कि अगले 1-2 साल बना पाएंगी, तो वो नीचे प्रॉफिट पैट लेवल तक आते आते तो कभी पैसा बनाएंगी पता नहीं। राइट। तो दूसरा ये फिल्टर होता है हमारा कि हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कंपनी पैसा बनाए। थर्ड फिल्टर होता है कि मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसा है, फाउंडर्स का क्वालिटी कैसा है। टिपिकली मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस होता है वो उन कंपनीज में होता है जहाँ पे फाउंडर्स खुद इन्वॉल्व हो कंपनी को रन करने में। बिकॉज जो ऐसी स्टार्टअप कंपनीज है, ऐसी काफ़ी डायनेमिक सेक्टर्स है, राइट, कभी भी कोई नया कंपटीशन आ जाता है, किसी को फंडिंग मिली वो एग्रेसिव हो गया कंपटीशन में, तो आपको फाउंडर भी उतना डायनेमिक चाहिए कि वो बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। राइट। तो तीसरा क्राइटेरिया होता है कि इट शुड बी इधर फाउंडर रन या फिर मैनेजमेंट इतना डायनेमिक हो उसका कि वो इसे हाईली डायनेमिक एनवायरनमेंट में दे कैन रन द कंपनी, मार्केट शेयर लूज नहीं करे, या फिर प्रॉफिटेबली डिसाइड कर पाए कि क्या स्ट्रेटेजी आपको अडॉप्ट करना है। चौथा होता है, सिंस अगेन अर्ली स्टेज कंपनीज हैं, काफ़ी यंग कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी हम चीज़ें काफ़ी सारी देखते हैं इनमें कि वो सब कंसर्न, रेड फ्लैग्स कुछ नहीं होने चाहिए। कंपनी में कैश जनरेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ऑल्दो आज जनरेट नहीं कर रहा हो बट आगे 2 साल बाद 3 साल बाद कंपनी में पोटेंशियल होना चाहिए कि कैश जनरेट कर सके। और फाइनली इसमें वैल्यूएशन जो होता है वो एकदम अगेन ट्रेडिशनल कंपनीज में जो पी, प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, वो सब मैट्रिक्स जो देखते हैं वो यहाँ पे इतना आप अगले 1 साल का 2 साल का देखेंगे नंबर्स आपको कुछ अजीब ही दिखेंगे कि कोई कंपनी 100 के पी पे ट्रेड कर रहा है, किसी का तो पैट ही नेगेटिव अगले 2 साल बाद। तो यहाँ पे काफी डिफरेंट वैल्यूएशन फ्रेमवर्क हमें यूज करने होते हैं कि अगले 5 साल बाद ये कंपनी जब मैच्योर होगी तब ये कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा, उस पर कितना आप अर्निंग्स मल्टीपल पे करेंगे। तो
इसमें हम एकदम अलग माइंडसेट से इस फंड को मैनेज करते हैं। बेंचमार्क से यहाँ पे मतलब हम देखते नहीं कि किस में ओवरवेट है किस में अंडरवेट है। Right. कंप्लीटली बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द फंड। राइट। आपने बताया कि सर को हम डिफरेंट माइंडसेट से, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव से, केवल जो पुराने ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज है उसके ऊपर बेस नहीं होके उनका फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्ट है, कितना अर्निंग होने वाला है, कितना अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, 5 साल बाद वो कंपनी क्या कमा के देने की कैपेसिटी है, उसके भी पे आप इसके अंदर स्टॉक पिकिंग करते हो। बॉटम अप आपका अप्रोच है, क्वालिटी आप देखते हो, इसके फाउंडर्स का इन्वॉल्वमेंट देखते हो। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, जहाँ पे भी फाउंडर इन्वॉल्व होगा तो उस कंपनी को तो चलना ही चलना है, क्योंकि जब ओनर है तो उसको सबसे ज़्यादा पेन होता है कि इसका गेन क्यों नहीं आ रहा है, क्या मेरा कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है, कितना रिटर्न दे रहा है। इसके अंदर अभी कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या एक्सपोजर है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर क्लासिफिकेशन करें। और 31 मार्च की जो आपकी बैलेंस शीट कहती है उसके अंदर ऑलमोस्ट 61% के अराउंड आपका स्मॉल कैप के अंदर है, लगभग यू कैन से 30% के अंदर मिड कैप है, रेस्ट 9% इनटू द लार्ज कैप। तो लार्ज कैप अगेन यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल है, मिड कैप में एक सब्सटेंशियल आपका एक्सपोजर है, और यू आर ऑल वेटेड इनटू द स्मॉल कैप। तो अभी 2 महीने में भी आपने कुछ परचेज सेल किया होगा, क्योंकि एवरी डे यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम द SIP लमसम। तो आपका क्या किसके प्रति आने वाले समय में भी लार्ज एंड मिड कैप में ही हायर वेटेज होने वाला है? ऑल्दो अपनी अर्लियर क्वेश्चन में आपने बताया है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सो सी, जो जैसे मैंने बोला कि थीसिस, जो फंड का जो थीम है वो है कि हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो अगले 10 साल तक बेंचमार्क से काफ़ी ज़्यादा रेट से ग्रो करें। राइट। सो वैसी कंपनीज आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ही, छोटी नई न्यू एज कंपनीज होंगी या अर्ली स्टेज कंपनीज होंगी, या कोई कंपनी कुछ नया करना चाह रही है, वो कंपनीज आपको जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में ही मिलेंगी। लार्ज कैप में तो वेरी रेयर चांसेस है कि मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से इस फंड का जो मिक्स है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मेरे हिसाब से वो टिल्ट हमेशा स्मॉल कैप, मिड कैप में ही ज़्यादा रहेगा। लार्ज कैप में वो मे भी थोड़ा बढ़ सकता है, कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हम क्या एक्शन ले रहे हैं डे टू डे। बट इन जनरल इस फंड का टिल्ट स्मॉल कैप, मिड कैप में ही ज़्यादा रहेगा, जस्ट बिकॉज हमारा फंड का थीम ही वही है, और हम थीम के अगेंस्ट नहीं जाते। मतलब जो हमारा थीम है, ट्रू टू लेवल हमारा फंड वैसे ही ऑपरेट करता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ थीम वो वहीं वैसे ही रहेगा टिल्ट। क्या सर इस इनोवेशन के अंदर आपको डिकेडल अपॉर्चुनिटी दिखती है? आने वाले 1-2 डिकेड में इट विल डू द वंडरफुल, नो डाउट इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन इट मे बी हायर वोलेटाइल देन द बेंचमार्क एंड एनी अदर एसेट क्लास, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप से कंपेयर करेगा या फिक्स डिपॉजिट वाले सेगमेंट में चला जाएगा, उसको बहुत वोलेटिलिटी दिखेगी। क्या डिकेडल अपॉर्चुनिटी में कैटेगरी ठीक दिखाई देती है, जो अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI को एक अच्छे मार्जिन से 300, 200, 400 बिप्स से बीट करेगा? जी हाँ, मतलब ये फंड तो मुझे इवन मोर देन स्मॉल कैप, यदि स्मॉल कैप में आप लेट्स से 5 साल 7 साल का व्यू दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको 10 साल का व्यू देना, अगले 10 साल का व्यू देना होगा, बिकॉज हम जिन बिजनेसेस पे बेट कर रहे हैं हम यहाँ पे हम उसी व्यू से उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेटेजी, फाउंडर्स का जो विजन है उसके हिसाब से ये कंपनी अगले 5 साल 10 साल में कितनी बड़ी हो सकती है। तो इसमें तो 10 साल का होराइजन जनरली इन्वेस्टर्स को इसमें रिकमेंड करते हैं कि आप उतना होराइजन लेके चलिए। विद इन द ईयर फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत खराब भी हो सकता है। तो इस फंड का, ये फंड तो अभी इतना 2-3 साल ही हुए हैं, बट इस सिमिलर ये फंड हमने ऑफशोर में भी एक लॉन्च किया था, बेसिकली इसमें यूरोपियन इन्वेस्टर्स वो सब ने इन्वेस्ट किया है। ओके। उस फंड को ऑलमोस्ट 4 साल से ज़्यादा हो गए अभी, तो उसमें एटलीस्ट हमारे पास थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें 2 साल काफ़ी अच्छे थे, राइट, और 2025 काफ़ी खराब था, राइट। तो वो वोलेटिलिटी इज अ इनबिल्ट फीचर ऑफ दिस फंड, तो वो आपको राइड करना ही होगा, बट वी आर बेटिंग ऑन डिकेडल अपॉर्चुनिटीज हियर। ऐसे भी जैन साहब, हम जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड होता है, थीमेटिक होते हैं, उसमें 10 years प्लस का ही टाइम काउंट करते हैं, क्योंकि एक ही थीम पे, जैसे लेट्स सपोज कि 2008 की बात करें तो उस समय पावर इंफ्रा बहुत सुपर चले थे, अगले 5 साल 7 साल चले ही नहीं, बट जब चले तो अगेन रॉकेट हो गए। तो वहाँ पे हम 10 years प्लस का ही सेक्टर एक्सपोजर के अंदर जब भी थीम बेस्ड पे हम कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क एनालिसिस और एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और टाइमली रिव्यू। अगर आपका रिस्क पैरामीटर्स चेंज हो गया तो आप फंड को भी चेंज कर सकते हो। इन्वेस्टर का रिस्क कैपेसिटी चेंज हो गया, उसके अचानक सडन कोई काम आ गया, सडन उसका इनकम लेवल चेंज हो गया, सडन उसका इनकम आ गया, इनहेरेंट प्रॉपर्टी सेल होने से उसका इनकम आ गया, उसकी रिस्क कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, उसका किड्स किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग गया, तो उसका रिस्क कैपेसिटी यूजुअली चेंज होता रहता है। इट इज़ ए नॉट फिक्स पैटर्न, इट इज़ ए डायनामिक। तो उसके अकॉर्डिंग हम पोर्टफोलियो को भी उनको कहते हैं कि आपको टाइमली रिव्यू करना चाहिए। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल फैक्ट टू ग्रो द इन लाइन ग्रोथ विद द इकोनॉमी। जैन साहब, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि हमारे इन्वेस्टर को एक ऐसा स्पेशल कोई टॉनिक आप बताइए जिससे कि वो अपनी एसेट एलोकेशन पे फोकस कर पाए, अच्छा वेल्थ बना पाए, और इन लाइन
कि जितना कंट्री ग्रो कर रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन अभी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सपोज कि लास्ट 3 साल का डाटा देखें तो उनको 20 से लेकर 24 तक बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, और जैन जी ने तो वही देखा है जो लास्ट 5 साल में जिन्होंने अर्निंग स्टार्ट किया है, तो उन्होंने तो रिटर्न 20% ऊपर ही देखा है। उनको पता ही नहीं कि लॉन्गर ड्यूरेशन में 12-15% ही आने वाला है। तो व्हाट दे कैन डू फॉर देयर विद देयर इन्वेस्टमेंट्स, जिससे उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न मिले, और इन अ वन लाइन अबाउट स्मॉल कैप, इन अ वन लाइन अबाउट योर इनोवेशन फंड। नहीं, इंटरनली जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो ये कि सी आपको पहली बात तो आपकी इकोनॉमी पे फेथ रखना पड़ेगा। यदि आप मानते हैं कि इकोनॉमी, यदि आपको इंडिया पे फेथ है कि वेरी वंडरफुल 10 से 12% ग्रो कर सकता है, हाँ हाँ तो पहली बात आपको वो फेथ रखना पड़ेगा कि हमारा इकोनॉमी इतने से ग्रो कर सकता है। राइट। यदि आपके पास वो फेथ है हाँ, तो आप डेली जो प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं कि अरे मेरा एनएवी फंड का एनएवी इतना नीचे आ गया, हाँ, ऊपर चला गया, हाँ, वो आप माइंड करना छोड़ देंगे कि डेली, बिकॉज ये डिसीजन जो होते हैं पैनिक डिसीजन, सेल करना, ये सब ये उसी के डेली या मंथली आप जो देखते हैं फैक्ट शीट हर बार कि अरे फंड इतना नीचे चला गया, अभी लास्ट 6 महीने में 20% नीचे आ गया, 15% नीचे आ गया। यदि आपके पास वो फेथ है और आप लॉन्गर टर्म सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो शॉर्ट टर्म वेरिएशंस एटलीस्ट आप इग्नोर कर पाएंगे। हम जो हमारा फंड मैनेज करते हैं, हम जो स्टॉक कॉल्स लेते हैं, उसमें भी हम सेम चीज़ फॉलो करते हैं कि आपको कुछ एक फेथ तो रखना पड़ेगा मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, तभी आप वो पोजीशन होल्ड कर पाएंगे। अदरवाइज देखते हैं हम काफ़ी स्टॉक्स एकदम से 15% गिर जाते हैं, गलती से यदि आपने उस समय बेच दिया, वो 2 महीने में फिर से रिकवर कर जाएगा और मे भी 20-30% चल जाएगा। राइट। यदि आप वो फेथ ही नहीं रखेंगे तो आप फिर आपका कुछ स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा फिर। Absolutely right. So first they have to believe on the Indian economy कि over the long term it should be grow in a good space or one of the fastest growing economy into the entire world. What about the second point? मेरे हिसाब से वही सबसे बड़ा पॉइंट है कि पहली बात तो आपका वो ओवरऑल पिक्चर बन गया है कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है, अर्निंग्स कंपाउंडिंग शायद उससे 1 या 2 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा हो। तो बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए कि यही मेरा, यदि लॉन्ग टर्म में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। उसके बीच में आएंगे 6 महीने जब स्टॉक मतलब मार्केट एकदम से चल जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर चल जाएगा, तो आपको उससे अपना विचलित नहीं होना है उससे। हाँ, उससे आपको पैनिक नहीं होना है। राइट। आपने जो डिसाइड किया है 10 इयर्स का आपका फ्रेमवर्क, वो आप दिमाग में फिट करके रखिए कि मुझे यही फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन, फेथ एंड डिसिप्लिन। ओके। और वन मोर थिंग कि पेशेंस होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उतना समय दीजिए। आप एफडी को भी बार बार जाके चेक नहीं करते हो कि बैंक ने कहाँ निवेश किया, किस लेंडर को लैंड किया, किस रेट पे किया। बट म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी है और इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, तो आप हर रोज इसको चेक करते हो, तो आपको ये पैनिक करता है। तो अगर आपका गोल इंटेक्ट है, इंडियन इकोनॉमी में फेथ है, तो ओवर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होनी ही होनी है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी हाँ, मतलब वही, आई एग्री विद यू। ओके जैन साहब, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर आपने समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमें आगे भी समय दीजिएगा। तो अगेन अपन फंड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, और एक लेमन इन्वेस्टर के पास लेमन लैंग्वेज के अंदर ये इन्फॉर्मेशन फ्लोट होगी तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और वो अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। कल देश डेवलप्ड नेशन होगा, डेवलपिंग नेशन से 2047 में, तो उसके पास भी एक इनफ पैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल और अच्छी लाइफ जी पाएगा वो। क्योंकि पैसा ग्रो होना है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो होनी है, और एवरीथिंग विल बी इन लाइन। बट 80% इन्वेस्टर उतनी वेल्थ नहीं बना पाते हैं क्योंकि उन्होंने उतनी रिस्क नहीं ली है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान नहीं किया है। आज भी उनका ब्लड ग्रुप एफडी, रियल इस्टेट, जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है उस पर फोकस्ड है। जिन्होंने चेंज कर लिया है, दे आर गेटिंग गुड वेल्थ, दे आर गेटिंग गुड क्रिएशन ऑफ द वेल्थ, दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे आम इन्वेस्टर को इसका फ़ायदा हो, तो इसकी तरह से हम पॉडकास्ट करते रहते हैं। तो अगेन आगे हमें समय दीजिएगा जिससे कि हम अगेन हमारे इन्वेस्टर को ये सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन समय समय पर दे पाए। थैंक यू सो मच जैन साहब, मुझे भी मजा आया। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.